क्या आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं? आपने 1 साल का समय लगा दिया नेचुरली ट्राई करने के कोशिश में। आपको अपना फर्टाइल विंडो पता है, आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली जो एक नेचुरल कंसीव करने के दौरान की जाती हैं, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या करें इसके आगे? सबसे बड़ा सवाल यही होता है महिलाओं के मन में कि हमने 1 साल 1.5 साल ट्राई कर लिया, नेचुरली हमने सारी कोशिशें कर ली, सारी डाइटें कर ली, सारी आपको फर्टाइल विंडो पता है, सही समय पे हमने इंटरकोर्स कर लिया, हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर चुके हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अब हम क्या करें? चांदनी सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो है इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी मीन्स ये होता है कि अगर कोई भी वुमन 1 से 2 साल से आप बच्चा करने की कोशिश कर रही हैं, आप नेचुरली ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब ये मेल फैक्टर भी हो सकता है, ये फीमेल फैक्टर भी हो सकता है। आजकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि कंसीव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। बस आपको पता होना चाहिए कि कब आपको मेडिकल हेल्प लेनी है और आपको ज़्यादा टाइम नेचुरल ट्राई करने पे वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है आपको कोई अंडरलाइन डिजीज़ हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जिसका ट्रीटमेंट करके आप आसानी से कंसीव कर ले जाएं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने इनफ ट्राई कर लिया, अब मैंने सारी कोशिशें कर ली, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समय रहते अगर सही समय पर ट्रीटमेंट लिया जाए तो सॉल्व हो सकती हैं, चाहे कोई भी फैक्टर हो, मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, कोई भी इनफर्टिलिटी का फैक्टर हो, वो सॉल्व की जा सकती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि इनफर्टिलिटी 2 तरह की होती है। जो पहली तरह की इनफर्टिलिटी होती है उसे कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी कि किसी को बच्चा कभी कंसीव ही ना हुआ हो, उसको कहते हैं हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और अगर बच्चा कंसीव हो रहा है और बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, यानी आप बच्चे को बर्थ नहीं दे पा रही हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये दोनों बिल्कुल कॉमन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की इनफर्टिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों का रेशियो कम है ज़्यादा है, बिल्कुल बराबर होता है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ी हुई है लोगों की, ये इनफर्टिलिटी तो बहुत कॉमन हो गया है। हर 10 में से 5 महिला को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है कंसीव करने के लिए। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बट आज का जो सिचुएशन है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम सोते नहीं हैं, बाहर का जंक फूड बहुत खाते हैं, स्नैकिंग बहुत करते हैं, सोते कम हैं। इस लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से इतना कुछ अप डाउन हमारी बॉडी में होता है कि इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी या बच्चा कंसीव ना होना किन किन वजहों से हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे महिला फैक्टर यानी फीमेल फैक्टर की वजह से इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस हो, मतलब कि जो हार्मोन है वो बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो, या आपको PCOD हो। दूसरा रीज़न हो सकता है आपके ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो, या फाइब्राइड हो, सिस्ट हो, या आपका यूट्रस स्मॉल हो, या फिर आपका यूट्रस 2 भागों में बटा हो, जिसे बाइकॉर्नेट यूट्रस कहते हैं। आपको डायबिटीज़ हो, एनीमिया हो, ओबेसिटी हो, या फिर आपकी बॉडी में अंडे ठीक से तरीके से मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं और आपके अंडे निकल नहीं पा रहे हैं ओवरी से, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये सारी वजहें हो सकती हैं आपको कंसीव करने में। हो सकता है इन वजहों से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही हो। अब बात करते हैं कि मेल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि मेल फैक्टर में उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है कि क्वांटिटी अच्छी ना हो, यानी लो स्पर्म काउंट हो सकता है कि स्पर्म जो है वो मोबाइल कम हो, यानी वो जो मोबाइलिटी उनकी है वो कम हो सकता है कि उनको कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, स्मोकिंग करने की वजह से या फिर अल्कोहल लेने की वजह से भी स्पर्म पे बहुत इफेक्ट पड़े। या ये भी हो सकता है कि उनको इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, यानी कि स्पर्म इजैकुलेट ही नहीं कर पाते यूट्रस में, जिसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही हो। या हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, इस तरह की चीज़ें हैं, ये मेल फैक्टर होता है। तो दोनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल बराबर बराबर किसी भी इनफर्टिलिटी के रीज़न में। ये नहीं है कि सिर्फ महिला की वजह से ही बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं इस वजह से कि आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दोनों को टेस्ट कराने होंगे, यानी आपके पार्टनर के भी सारे टेस्ट होंगे और आपके भी टेस्ट होंगे। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या टेस्ट डॉक्टर कराते हैं। अगर आप पहली बार अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ये कह के कि डॉक्टर हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम 1 साल से 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं और हमें बच्चा नहीं रुक रहा है, तो डॉक्टर जो सबसे पहले महिला की जांच करते हैं वो ये करते हैं कि आपके ब्लड और हार्मोन की प्रोफाइल कराते हैं कि आपको थायराइड तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है,
आपको एनीमिया तो नहीं है, या आपको कोई इस तरह की इन्फेक्शन तो नहीं है। आपके हार्मोन की प्रोफाइलिंग भी कराते हैं कि आपके LH, आपके FSH, आपके TSH, आपके प्रोलैक्टिन, आपके प्रोजेस्टेरॉन, आपके एस्ट्रोजन, ये सब बिल्कुल बराबर हैं या नहीं है। तो रही बात हार्मोन प्रोफाइल की, अगर आपके ब्लड और हार्मोन प्रोफाइल नॉर्मल आती है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती डॉक्टर को, उनको लगता है कि नहीं आपका हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है, तो जो आपको सेकंड टेस्ट करने को कहते हैं वो HSG करते हैं। इसे कॉमन भाषा में कहा जाए तो ट्यूब टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपके सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब में डॉक्टर डाई पास करके देखते हैं कि आपके यूट्रस में या फिर आपके ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर आपके यूट्रस में या ट्यूब में कोई ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से स्पर्म जो है वो एक तक पहुंच नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये टेस्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपका हार्मोन टेस्ट नॉर्मल आता है तो आपका ये टेस्ट करके देखते हैं। अगर आपका ये टेस्ट भी नॉर्मल आता है तो आगे आपको बोलते हैं डॉक्टर कि आप ओवुलेशन मॉनिटरिंग कराइए, कि ये देखने के लिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, आपके एग जो है वो मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, समय पे बाहर आ रहा है एग या नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। आपको हर अल्टरनेट डे जाना पड़ेगा और आपको डॉक्टर जो है वो एग की साइज़ कैलकुलेट करके डेली लिखेंगे, चार्ट करेंगे कि आपका एग सही समय पे ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर वो ओवल्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब उनको लगेगा कि आपका एग बाहर निकल रहा है तो वो आपको साथ में रहने के, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखने के लिए कहते हैं, ताकि आपको प्रेगनेंसी हो सके। अब अगर ये भी ट्राई आपने कर लिया 3-4 बार और अगर आपको इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो नेक्स्ट चीज़ जो करते हैं डॉक्टर वो ये कहते हैं कि आपको IUI के लिए जाना चाहिए, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यानी आपके पार्टनर से वो स्पर्म लेंगे, उसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे और डायरेक्टली आपके वजाइना के थ्रू यूट्रस में इसको डाल देंगे। अगर कोई सर्विक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है और बहुत सारी महिलाओं को IUI के थ्रू भी कंसीव हो जाता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो IVF है। अगर इससे भी नहीं होता, ये बहुत मुश्किल से 10% महिलाओं को इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि मेल फैक्टर क्या क्या हो सकता है और मेल में क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। तो जो मेल टेस्ट कराए जाते हैं वो सबसे पहला टेस्ट तो उनका स्पर्म मोबिलिटी और स्पर्म काउंट का किया जाता है, यानी उनके स्पर्म की काउंट कितने हैं, वो कम तो नहीं है, वो मोबाइल तो है ना, ऐसा तो नहीं कि डेड स्पर्म बहुत ज़्यादा है। सेकेंड उनका टेस्ट कराया जाता है वो DNA फ्रेगमेंटेशन का, क्या कि उनके जो स्पर्म है उनके DNA ठीक तो है ना, वो फ्रेगमेंटेड तो नहीं है। तीसरा टेस्ट उनको इन्फेक्शन को कराया जाता है कि किसी तरीके से उनके स्पर्म में या उनके सीमेन का जो कल्चर है उसमें इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि आपको कब ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, यानी आपने ट्राई करने का कितना टाइम हो गया, उस पर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि नहीं अब बस हो गया, अब हमें किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है, आपको ये कब समझ में आएगा। तो इसके लिए एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर आपकी एज कम है तो आप थोड़ा और नेचुरली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज एडवांस है तो आपको बहुत टाइम नहीं लेना है नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो जो रिकमेंडेशन है डॉक्टर्स की वो यही है कि अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो आप 1.5 साल तक ट्राई कर सकते हैं, 1.5 से 2 साल भी आप ले सकते हैं नेचुरल कंसीव करने के प्रोसेस को। अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको 1 साल लेना चाहिए, यानी आपको पूरा 1 साल ले सकते हो आप नेचुरली ट्राई करने के लिए, कंसीव करने की कोशिश करने के लिए। लेकिन अगर आपकी एज 35 साल या उससे ऊपर है तो आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। आपको अगर 6 महीने आपने ट्राई कर लिया, अगर फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। जैसे जैसे एज एडवांस होता है फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाती है। कोई कुछ भी कहे कि एज कोई मैटर नहीं करता है कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन हर किसी के साथ ये लागू नहीं होता। ये फैक्ट है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, आपके एग की जो क्वांटिटी है, आपको हार्मोन की प्रॉब्लम, आपको डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, ओवुलेशन ना होना या फिर प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर, ये सारी चीज़ें बहुत सारी होनी शुरू हो जाती हैं। जिनका सब कुछ नॉर्मल है, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किनको कोई बीमारी नहीं है, उनके एग्स अच्छे हैं, स्पर्म अच्छे हैं, उनको हार्मोन्स अच्छे हैं, उनका ओवुलेशन हो रहा है, उनका यूट्रस का एनवायरनमेंट अच्छा है, उनको 50 साल में भी कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है। तो अगर उनके एग्स बन रहे हैं, उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो 50 साल में भी नॉर्मली कंसीव कर लेंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। और वो आराम से 1 साल का टाइम ऐसा होता है कि आप कंसीव कर लेंगे अगर आपको कोई इशू नहीं है तो ये मत सुनिए कि एज फैक्टर मायने नहीं रखता है प्रेगनेंसी के मामले में। ये हो सकता है आपको सिर्फ दवाइयों की वजह से ही, थोड़ी सी दवाइयों की मदद से ही आप आराम से कंसीव कर लें, आपको बहुत ज़्यादा कुछ रिग्रेस, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े।